राम राम किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि सेतु कृषि जागरण यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कृषि संबंधित जानकारी साझा करेंगे। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार भाइयों, आज हम बात करेंगे जायद या गर्मी के सीजन में मूंग की फसल के बारे में। गर्मी के सीजन में मूंग की फसल किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा विकल्प है। इस फसल की खास बात है, यह मात्र 60 से 70 दिनों में एक अच्छी इनकम किसानों को देती है। यह फसल कम लागत में कम दिनों में किसानों को फायदा पहुंचाती है। आज हम मूंग की खेती के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि मूंग की फसल में कौन कौन सी दवाइयां अनिवार्य हैं, खाद प्रबंधन क्या होता है, किस प्रकार के स्प्रे करना चाहिए, कितने पानी देना चाहिए और कौन सी अवस्था में क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, गर्मी के सीजन में मूंग बुआई का सही समय 15 फरवरी से 15 अप्रैल के मध्य होता है, क्योंकि इसके 15 अप्रैल के बाद बोने से पहला नुकसान तो कटाई के समय बारिश का मौसम आने से फसल खराब होने का खतरा बना रहता है। दाना काला या लाल होकर उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए फसल जो होती है उसका दाम हमको मंडी में कम मिलता है। इसलिए 15 फरवरी के बाद जितनी जल्दी हो सके हमको मूंग की बोनी कर देना चाहिए। मान लो हमारे खेत में गेहूं या चने की फसल है खड़ी है और वो मार्च के पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह में कट जाती है या 15 मार्च तक भी कट जाती है, तो हमें तुरंत गहरी जुताई करके रोटावेटर या कल्टीवेटर की सहायता से और पाटा लगाकर हमें खेत को समतल बनाकर बुआई करना चाहिए। अगर पहले आपके खेत में चने बोए हुए तो जुताई आसानी से हो जाती है, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। परंतु अगर गेहूं का खेत अगर हमारा था और हमने इसमें इसके पहले गेहूं लगाया था तो थोड़ा समस्या नरवाई की आती है कि सीढ़ी में बार बार फंसती है और खेत बनाने में समस्या होती है। तो इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना चाहिए कि अगर आपके इलाके में सुपर सीडर उपलब्ध है तो सुपर सीडर के माध्यम से बुआई करें, तो आपका इससे समय भी बचता है, बुआई भी अच्छी होती है, नरवाई भी बार बार शेड्यूल में नहीं फंसती है, क्योंकि इसमें साथ में आगे आगे रोटावेटर भी लगा रहता है जो नरवाई को नष्ट करते हुए अच्छे से बुआई कर देता है। बुआई करने से पहले सबसे अनिवार्य बीज का चुनाव हम क्या करें, कौन सा बीज हम उपयोग में लाएं, क्योंकि अच्छा बीज ही हमको अच्छा उत्पादन देता है। तो हमें बीज का चुनाव करने से पहले यह ध्यान रखना है कि जो हमारा बीज है पूर्व के वर्षों में उसको पीला मोजेक, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, पत्ता रोग, धब्बा रोग, ऐसा कोई रोग उसमें लगा ना हो। वैसी ही वैरायटी का चयन करें जो रोगों के प्रति, फंगस के प्रति सहनशील हो। कई प्रकार की वैरायटियां बाजार में सरकारी और प्राइवेट उपलब्ध है। जैसे सरकारी हम देखें तो MH 421, MH 1142, पूसा की 1431, PDM की 139, IPM की 205-7 जिसे हम विराट के नाम से भी जानते हैं, हम 16, हम 27, हम 12। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में भी काफी अच्छे बीज प्रचलित हैं, जैसे मान्यवर, सूर्या, निर्मल और बंसी गोल्ड आदि। इनका परफॉर्मेंस भी पिछले वर्षों में 2-3-4 वर्षों में अच्छा रहा है। ये वैरायटियां भी रोगों से लड़ने में सक्षम पाई गई और इनका उत्पादन भी अगर देखा जाए तो अच्छा उत्पादन मिला है। 9 से 10 कुंटल तक एकड़ तक का उत्पादन इन वैरायटियों का, इनमें से कई वैरायटियों का मिला है। हालांकि अगर आपको कौन सा बीज बोना है और कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं उससे। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे आने वाले वीडियो मिलते रहे। अब बात करते हैं हम कि वैरायटी में भी कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो अधिक पानी, ऐसी अलग अलग वैरायटियां होती हैं। तो दोस्तों IPM की जो 205-7 है, जिसको हम विराट के नाम से जानते हैं, ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जो सबसे कम समय में और कम पानी में अच्छा उत्पादन किसानों को देती है। ये 54 से लेकर 58 दिन तक में पक के तैयार हो जाती है और मात्र 3 पानी में ये वैरायटी आ जाती है। अगर आपके पास पानी की कमी है और आप देरी से बो रहे हैं तो ये वैरायटी काफी उपयुक्त रहती है बोने के लिए। हम बात करें कि वैरायटियों में बीज की मात्रा क्या लेना चाहिए, तो पहले तो लगभग 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई की मात्रा हमें लेना चाहिए। फिर बीज का जो हमारा चुनाव है, बीज का दाना जो है बोल्ड है, बारीक है, किस प्रकार का हमारा दाना, उसके हिसाब से भी हम वैरायटी का चयन कितने किलो प्रति एकड़ हमको डालना है वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक मुख्य बात यह है दोस्तों कि हमको हमेशा जो बीज है वो ट्रीटमेंट करके ही बोना है। सीड का हमको ट्रीटमेंट करके ही उसे बोना है, क्योंकि कई प्रकार के फंगस, कई प्रकार के रोग हमारे फसलों में लगते हैं। जो उत्पादन शुरू से ही अगर हमारी फसलों में रोग लग जाएंगे, अंकुरण क्षमता पे उसका अगर असर आ गया तो शुरू से ही हमारा उत्पादन गिर जाएगा। इसलिए हमको सीड ट्रीटमेंट करके ही बोना चाहिए। जैसे अगर आपको जैविक ट्रीटमेंट करना है, मान लो आप, तो ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है, राइजोबियम कल्चर आता है, PSB कल्चर आता है, इनको आप उपयोग में ला सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट आप बीज में करके, इनको छांव में इनका ट्रीटमेंट करके और बोनी के लगभग तुरंत पहले ही इसका छांव में ट्रीटमेंट करना है, छांव में इनको सुखाना है
और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करना है। ट्राइकोडर्मा फंगसों को खाता है, ये परजीवी है। और जो राइजोबियम है, राइजोबियम हमारे पौधे में नाइट्रोजन की गांठों को बनाने में मदद करता है। तो ये जो जैविक उपचार की बात हुई, और अगर हम केमिकल यूज करना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम है, मेनकाजिम है, थायरम है, 1:2 के अनुपात में हम इसमें इसका बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा थाइफेनेट मिथाइल है, पायरोक्लोरोस्ट्रोबिन है, जो कि बीएसएफ के ज्वालारा में पाया जाता है। ये भी फंगस जनित रोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, फंगस जनित रोगों से ये बचाव कर। इसके अलावा इमिडाक्लोरोपिड से भी हम उपचार कर सकते हैं। गर्मी की फसल में सबसे ज़्यादा कीटों का और फंगसों का अटैक होता है, इसलिए हम इमिडाक्लोरोपिड का उपयोग तो हमको करना ही करना चाहिए, ताकि कीटों से शुरुआत से ही हमारी फसल का बचाव हो सके। इमिडाक्लोरोपिड देखा जाए तो कई कंपनियों में उपलब्ध है, जैसे एक बहुत फेमस कंपनी है जिसका इमिडाक्लोरोपिड, जिसमें 48% एफएस फॉर्म में आता है। तो इसका अगर हम बात करें तो ये बायर कंपनी का गोचो नाम से फेमस है। इसकी मात्रा हम ले सकते हैं 1 क्विंटल में 400 से 500 ml, और प्रति किलो की बात करें तो 4 से 5 ml प्रति किलो हम इसका उपयोग ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी सीड ट्रीटमेंट बाजार में उपलब्ध है, परंतु अधिक खर्चा और बहकावे में ना आके हमें उचित सीड ट्रीटमेंट लेके ही हमारी लागत ना बढ़ाते हुए उसका उपयोग करना चाहिए। इमिडाक्लोरोपिड का उपयोग अधिकतर सबसे ज़्यादा इसलिए भी होता है कि ये 30 से 40 दिनों तक एक सुरक्षा का लेयर बना के रखता है पौधे के आसपास, जिससे फंगस और कीट, वैसे फंगसों पे तो कम काम करता है पर कीटों पे इसका अच्छा प्रभाव है। तो जो हमारा अंकुरण होता है उस समय अंकुरण को हमारे कीटों से बचाता है। 20 से 30 दिन तक ये उसको सुरक्षा प्रदान करता है पौधे को, इसलिए इमिडाक्लोरोपिड का तो हमको ट्रीटमेंट करना ही करना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे हम बोनी में लेट होते जाते वैसे वैसे हमको हमारे बिजाई की मात्रा बढ़ा लेना चाहिए। जैसे आप 12 किलो बो रहे हैं और आप अप्रैल के शुरुआत में बो रहे हैं, या मध्य अप्रैल में बो रहे हैं, या और थोड़ा 20 अप्रैल तक बो रहे हैं, तो हर 5 या 10 दिन के अंतराल पे हमको 1 किलो 2 किलो सीड प्रति एकड़ बढ़ा लेना चाहिए। अब हम बात करें कि खाद प्रबंधन कैसा हो मूंग का, तो जो खाद प्रबंधन है दोस्तों, हम अगर एनपीके, नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस, मतलब 12-32-16 के साथ अगर हम बेसल डोज में इसका उपयोग कर रहे हैं तो 12% इसमें नाइट्रोजन आता है, 32% फास्फोरस आता है और 16% पोटाश होता है। तो इसके साथ साथ हमको सल्फर का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दलहनी फसलों में सल्फर की बहुत अच्छी भूमिका है और सल्फर का उपयोग करने से हम इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सल्फर बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम भी करता है, फंगस से भी लड़ता है। सल्फर का उपयोग तो हमें करना ही करना चाहिए। तो 90% बेंजोएट सल्फर बाजार में जो उपलब्ध है उसका हम प्रयोग 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करें। और अगर हम डीएपी के साथ, डाई अमोनियम फास्फेट, अगर हम डीएपी के साथ इसका उपयोग करते हैं तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इसमें पोटाश की मात्रा दोस्तों नहीं होती, इसलिए हमें 12 से 15% एमओपी, 12 से 15 किलो एमओपी या एसओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग हमको बुआई के समय बेसल डोज में करना चाहिए। और इसके साथ हमको वही सल्फर की मात्रा 90% बेंजोएट 10 किलो प्रति एकड़ हमको रखना है। अगर हमको खाद की व्यवस्था नहीं होती है तो हम एसएसपी के साथ भी बोनी कर सकते हैं और 20-20-0-13 के साथ भी बोनी कर सकते हैं। तो 20-20-0-13 में नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 20%, इसमें भी पोटाश नहीं है परंतु इसमें 13% सल्फर पाया जाए। तो इसके साथ हमको सल्फर की मात्रा इतनी नहीं मिलाना है, हमको 3 या 4 किलो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसमें 90% सल्फर बेंजोएट का प्रयोग कर सकते। दोस्तों एक और बात ध्यान रखने योग्य यह है कि हमको बुआई का समय भी थोड़ा सा देख के निर्धारित करना चाहिए। जो हमारी बुआई का समय है वो सुबह जल्दी हो तो उचित रहेगा, या थोड़ा दोपहर में 2-3 बजे के 3 बजे के बाद 4 बजे के आसपास अगर हम बोनी लगाते हैं तो उपयुक्त रहेगा, क्योंकि गर्मियों में तापमान बहुत अधिक रहता है जिससे खाद और बीज के बोते समय टेम्परेचर के कारण उसमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि जल्दी सुबह या
इधर शाम में बोनी। अब जब दोस्तों हम बोनी कर देते हैं उसके बाद अगर हम बोनी के बाद पानी लगा रहे हैं तो हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई चारे की समस्या फसल को ले डूबती है। चारा अगर अत्यधिक होता है तो फसल में नुकसान होने की संभावना पूरी। तो चारे के कंट्रोल के लिए हमको बेलर 32 का उपयोग हमको कैसे करना, तो बेलर 32 हम जैसे ही बोनी करें, बोनी के तुरंत बाद जितने एकड़ का पानी हम आज कर सकते हैं, जितना जैसे मान लो आप 1 एकड़ का पानी आज एक दिन में कर सकते, तो उसी 1 एकड़ में आप बेलर 32 जिसमें इमीडिएट हाइपर 2% ईसी और पेंडामेंथलिन 30% होता है, जो चारे को पैदा होने से रोकता है, उसकी अंकुरण क्षमता को खत्म करता है, वो उसकी कोशिकाओं को ब्लॉक कर देता है जिससे चारा का अंकुरण नहीं होता है। तो इसका उपयोग हमको पानी देने के पहले जितने एकड़ में पानी दे सकते हैं उतने एकड़ में करते जाएं और पानी देते जाएं, तो ये काफी अच्छा रिजल्ट देगा। मान लो आपने इसको पूरा एक साथ जितनी सारी भूमि में छिड़काव कर दिया और 2, 3, 4, 5 दिन तक उस जगह पे पानी नहीं हो पाता है तो उसमें आपका नुकसान होगा। उसका नुकसान क्या होगा दोस्तों? उसमें नुकसान ये होगा कि अधिक तापमान की वजह से जो हमारी दवाई है उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और वो उतना अच्छा काम नहीं कर, तो हमारा पैसा भी लग जाएगा, हमारी लागत भी ज्यादा हो जाएगी और हमारा हमने जो मेहनत करी है वो भी अलग से व्यर्थ जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें कि मूंग की फसल में हमको पहला स्प्रे कब करना चाहिए, तो दोस्तों मूंग की फसल जब हम गर्मी में बोते हैं तो इसमें कीटों की अत्यधिक तकलीफ आती है, मतलब कीट पतंगे और इल्लियों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से या मैंने जिस प्रकार से मूंग की खेती की है या हमेशा मुझे मूंग की खेती का जो रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है, मैंने 8वें और 10वें दिन में पहला स्प्रे कर दिया है। जब 2 पत्ती का मूंग होता है तभी मैं पहला स्प्रे कर देता हूँ, एक जिसमें एक इंसेक्टिसाइड होता है, 2 प्रकार के इंसेक्टिसाइड, जो 2 प्रकार के कीटनाशक को मिला के मैं स्प्रे कर देता हूँ 7वें, 8वें दिन, 9वें दिन में, जब मूंग की अवस्था 2 पत्ती की होती है। क्योंकि दोस्तों जब 8वें 9वें दिन में हमको लगता है हमारी फसल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हो सकता है कि इसके अंदर एक ईल लगती है, जाले वाली ईल, जो ईल आपके पौधे के जो नवीन कोपल होती है उस कोपल के ऊपर जाके बैठ जाती है और जाला लगा देती है और धीरे धीरे वो कोपलों को खाती है। ये 2 से 3 दिन में आपका पूरा खेत का जो नए कोपल आने वाले हैं इसको समाप्त कर देते हैं। जिससे होता हमारे को नुकसान ये है कि हमारी जो फसल है वो 7 से 8 दिन लेट हो जाती है, और 7 से 8 दिन लेट इसलिए होती है कि भाई नई कोपल आएगी फिर पौधा बढ़ेगा, जब तक हमको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा ये है कि हम पहले ही उसका स्प्रे कर दें, शुरुआती अवस्था में हम उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आखिरी तक हमको ईल मार का करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो क्यूनाल फास आता है और इसके साथ हम क्लोरेंटा निलिप्रोल जो कोराजन का टेक्निकल है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्यूनाल फास की मात्रा, प्रोफेनोफास की मात्रा हमको कितनी लेना, तो क्यूनाल फास की मात्रा हम 250 ml इससे या 200 ml प्रति एकड़ ले सकते हैं, और क्लोरेंटा निलिप्रोल की मात्रा हम 30 से 35 ml प्रति एकड़ ले सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे पास हम ट्रैक्टर वगैरह से या हम ऐसे चीजों से छिड़काव कर रहे हैं जिसका स्पर्श या जिसका छिड़काव हमारे जो दवाई देने वाले हैं उनके ऊपर ना है, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिसका तुरंत रिएक्शन होता है आपकी बॉडी पे, जिसका तुरंत रिएक्शन देखा जा सकता है, जैसे अलिका है, सोलोमन है। तो इनको जब हम दें तो इनको थोड़ा सावधानी से दवाई देना पड़ता, क्योंकि वैसे भी गर्मी का समय रहेगा तो ये दवाइयों का असर काफी गंभीर रूप से आपके शरीर पर पड़ सकता है। इसलिए अगर आप एलिका या सोलोमन देते हैं तो 100 ml प्रति एकड़, और इसके अंदर क्लोरेंटा लिलिप्रोल वही 30 से 35 ml प्रति एकड़ आप दे सकते हैं। या एम्प्लीगो जो होता है, आप एम्प्लीगो जिसमें लेमडा साइलोथिन और क्लोरेंटा लिलिप्रोल दोनों होता है, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के स्प्रे हैं, इसमें कॉम्बिनेशन डोज बना के इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसका दोस्तों मैं बोलता हूँ 100% रिजल्ट है। शुरुआत की अवस्था में 8वें 9वें दिन आप बिल्कुल मूंग में स्प्रे कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपको शुरू से ही बीमारियों और कीटों से मुक्ति देखने को मिलेगी। इसके साथ हम इस स्प्रे में 19-19 को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मूंग का पौधा जब 8 से 10 दिन की अवस्था में होता है तब उसमें राइजोबियम की गांठें नहीं बनती है, तो हम पौधों में पोषण और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए 19-19-19 का स्प्रे भी साथ में कर सकते हैं। एक बात का दोस्तों अवश्य ध्यान रखें कि इनके साथ सिलिकॉन बेस स्टिकर यानी जिसे हम चिपकू के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग अवश्य करें, यह अवश्य मिलाएं, क्योंकि यह आपके स्प्रे को तुरंत पौधों तक पहुंचाने में एवं पत्तियों में नीचे तक अवेलेबल कराने में मदद करता है, जिससे हमारी दवाइयां पौधों को जल्दी मिल जाती है और तापमान के कारण दवाइयों को नुकसान भी कम पहुंचता है। इसलिए चिपकू का प्रयोग दोस्तों अवश्य करें। दोस्तों दूसरा स्प्रे, तीसरा स्प्रे और इसके बाद आने वाले हमको
मूंग में एक के बाद एक हमको क्या करना चाहिए, इसके बाद हमको कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कितने दिनों पे करना चाहिए, पहला पानी अब हमको कब कितने दिनों में देना है, दूसरा पानी कितने दिनों में देना है, फसल की सारी कंडीशन, इसके विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल कृषि सेतु कृषि जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंच पाए, और आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो मैं जो भी अगला वीडियो मूंग के विषय में डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो मेरी चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।